हमारा जो पूरा उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग इस ओर बात करें कि सशक्त होने में किस तरह से धम्म हमारी सहायता कर सकता है। क्या धम्म भी किसी तरह से हमें मजबूत बना सकता है, हमें पहले से एक बेहतर इंसान बना सकता है। क्या हमारी जो व्यवहारिक जिंदगी है, जो जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, उसमें क्या किसी तरह से धम्म की कोई भूमिका हो सकती है, और यदि वो भूमिका हो सकती है तो वो कैसी होगी। कैसे हम धम्म का आचरण करें, क्या आचरण करें जिससे कि हमारी जो हम अपने को बेहतर बना सके, अपने को मजबूत बना सके, मानसिक रूप से मजबूत बना सके, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो इस सशक्तिकरण में, इस सशक्तिकरण में जो धम्म की भूमिका है वो क्या होगी और कैसे हमें ये ज़्यादा मजबूत बना सकता है, हम इस विषय पर बात करना शुरू करते हैं। ये विषय थोड़ा सा लंबा होगा, तो धीरे धीरे हम इसमें दो तीन बार में, दो तीन संवाद के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस विषय को गहराई से समझ सकें। और आज मैं उतना ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर भी नहीं हूँ, ये भी मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ। मैं वो जो प्रेजेंटेशन है उस तरह से नहीं बना सका हूँ, एक पुरानी प्रेजेंटेशन है, वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज पूरी तरह से तैयार ना होने के लिए आपसे थोड़ा सा सभी से क्षमा भी चाहूँगा। हम लोग जो हमारी जो चर्चा आखिर तक चल रही थी, जिसमें हमने ये बात रखी थी कि कुशल कर्म हमारे क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से कुशल कर्म हमें करने चाहिए, कुशल कर्म हम करेंगे। और यहाँ ये सबको महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि हमें जरूर समझना चाहिए कि धम्म धम्म और कुशल कर्म, धम्म का मतलब कुछ और नहीं है से केवल कुशल कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, ऐसे काम करना है जो हमें खुद को, समाज को बेहतर बना सके, मजबूत बना सके। तो ऐसे कुशल कर्म हमें निरंतर करते रहना है, बार बार करते रहना है। और एक अच्छी बात है कि हमारे जो नवयुवक हैं, युवतियां हैं, वो भी धर्म के महत्व को समझ रहे हैं कि क्यों करना चाहिए। और जैसा बच्चों ने बोला भी, पिछली बार भी हम लोग इस बात का उदाहरण देख सकते हैं कि बहुत सी हम आज के समय में ये जानते हैं कि इंसानों के द्वारा जनित कई सारे बीमारियां, कई सारी समस्याएं हैं जिनका कारण केवल इंसान है। चाहे वो पर्यावरण की आज के समय में समस्या है, हम बात सुनते रहते हैं, बड़ी बड़ी सम्मेलन होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, ओजोन होल की बात आती है कि हमारी जो ओजोन की परत है वो खत्म हो रही है। ये बात आ रही है कि धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस धरती के टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारी पूरी जलवायु, पूरी जो एनवायरमेंटल व्यवस्था है वो पूरी बदल जाएगी। बारिश का पैटर्न, खेती, सब जगह कई सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, प्रदूषण की समस्या हम देख रहे हैं, जो बीमारियां, नई नई प्रकार की बीमारियां हैं वो हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इन सब बीमारियां, ये सब जो व्याधाएं हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं, इनके मूल कारण में हम खुद मानते हैं, सब वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका मूल कारण खुद मानव है। इसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं है, ये इंसानों द्वारा खुद इकट्ठी की गई समस्याएं हैं। तो और इसका हम किसी एक व्यक्ति पर दोष नहीं दे सकते कि ये फला व्यक्ति के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फला देश के कारण हो रही है, परंतु ये एक ऐसी समस्या है जो हम सब ने मिलकर, अब इसमें ये नहीं कह सकते कि सब में सबका बराबर योगदान है, सबका योगदान अलग अलग हो सकता है, परंतु उस अलग अलग योगदान के बावजूद आज हम एक समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वो डिजीज, बीमारियों रिलेटेड समस्याएं हों,
चाहे वो एनवायरनमेंट पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो, तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारे कर्म है, हमारे हमसे पुरानी जनरेशन के कर्म है, वो हम सबको प्रभावित करते हैं। अगर वो कुशल कर्म होते हैं तो भी प्रभावित करते हैं, और वो अकुशल कर्म होते हैं तो भी वो हमें प्रभावित करते हैं। तो ये बात हम सबको ध्यान रखकर अपना कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन इसी पर निर्धारित करना चाहिए कि इस हमारे इस कर्म को, आज जो हम चीज कर रहे हैं, इस चीज का एक्शन, इसका रिजल्ट लंबे समय तक आएगा, ना केवल हमें खुद बल्कि आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ियों को इसका जो अनुभव है, जो इसका फल है, वो भोगना होगा। यदि हम कुशल कर्म ज्यादा करेंगे तो इसी तरह से कुशल कर्म का संचय होगा, अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी होंगी। क्योंकि ये दूसरी तरफ भी हम ये भी देख सकते हैं कि जो आज विज्ञान में तरक्की है, उस विज्ञान की तरक्की को भी हम एक कुशल कर्म के तौर पर देख सकते हैं कि विज्ञान की जो तरक्की है वो भी कैसे कैसे धीरे धीरे संचित हुई है। एक छोटी छोटी चीजें अलग अलग वैज्ञानिकों ने, लोगों ने की, और उनका धीरे धीरे एक संचय हुआ, और उस विज्ञान के कारण आज हमारे जीवन में बहुत बदलाव देखते हैं। हम हर छोटी बड़ी चीज में विज्ञान को अनुभव करते हैं। तो जो ये कर्म है, चाहे कुशल तरह के कर्म हो, चाहे अकुशल तरह के कर्म, सभी इकट्ठे हो रहे हैं, सभी इकट्ठे होते हैं। और इन सब का जो फल है, वो हम सबको, इस पूरी मानव जाति को, और शायद इस पूरी धरती को सामूहिक रूप से उसे भोगना होता है। तो हम लोग जितना ज्यादा कुशल कर्म करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आसपास को, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये बात हमने जो है अभी तक यहाँ समझी थी, कुशल कर्म का महत्व। अभी हम इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारा धम्म है, जो धम्म का आचरण, उसमें हमारे को क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बिंदु है, वो है कि धम्म धम्म केवल तभी सधम्म हो सकता है जब वो हमारी प्रज्ञा में वृद्धि करे। जब वो हमारी प्रज्ञा में वृद्धि करता है, तभी वो सधम्म हो सकता है, तभी वो सही प्रकार का धम्म हो सकता है। प्रज्ञा, यहाँ यदि हम प्रज्ञा की बात करें तो हमें वो रास्ता अपनाना है, प्रज्ञा का वो रास्ता अपनाना है जिसमें हमारी बुराइयों का क्षय हो। अगर हमारे भीतर प्रज्ञा होगी तो हमारी जो बुराइयां हैं हमारे भीतर, हर व्यक्ति के अंदर, बुद्ध की एक बहुत अच्छी बात यह है कि बुद्ध एक बहुत ही व्यवहारिक, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टीचर थे। उन्होंने कभी भी इंसान की जो व्यवहारिक चीजें हैं उनको समझने की कोशिश की है। तो उसी कोशिश में उन्होंने ये माना है कि हाँ, हम सबके अंदर कमियां होती हैं, हम सबके अंदर बुराइयां होती हैं, तो पर वो हमें इस ओर ले जाना चाहते हैं कि हमें अपने को और बेहतर करना है। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बेहतर है, परंतु हमें धीरे धीरे करके उनसे अपने आप को बाहर निकालना है। तो वो कहते हैं कि हमें अपने जो आश्रव हैं, जो हमारे भीतर बुराइयां हैं, ठीक है, उन्हें जो है कम करना है। हमें ऐसा आचरण अपनाना है, धम्म का ऐसा आचरण अपनाना है जो हमारे भीतर से बुराइयों को कम कर सके। जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा हमें इस चीज को समझने में, क्या सही है और क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, इसको जानने में प्रज्ञा हमारे सहायता करती है। प्रज्ञा हमें बताती है कि हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो धम्म केवल तभी धम्म बन सकता है जब वो हमारी प्रज्ञा को बढ़ाता हो, जब हमारी प्रज्ञा में वृद्धि करता हो, तभी वो धम्म
सधम्म हो सकता है, अन्यथा वो धम्म सधम्म नहीं होगा। उन्होंने 3 शब्द सधम्म, अधम्म और धम्म, ये 3 चीज़ उन्होंने बोली हैं। ऐसा धम्म जो वृद्धि करता हो, उसे सही धम्म, सही धर्म, अगर हम उसे दूसरे शब्द में बोले तो सधम्म उन्हें इस तरीके से इस तरीके से परिभाषित किया है कि सधम्म वो है जो हमारी प्रज्ञा में, जो हमारी विचारशीलता में वृद्धि करता हो, जो हमारी सोचने की शक्ति में, सही गलत को समझने की शक्ति में सहायता करता हो, वही धम्म सही धम्म है, अन्यथा वो धम्म सही धम्म नहीं है। हमें अपने विचारों पर, जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा हमें अपने विचारों पर संयम सिखाती है कि हमें अपने जो विचार हैं उन पर संयम रखना है। ये जो है तथागत की प्रज्ञा की बात है कि ऐसी हमारे भीतर प्रज्ञा होनी चाहिए, ऐसी विचारशीलता होनी चाहिए जो हमें सही गलत, अकुशल कुशल को अंतर करना सिखाए, जो हमारे विचारों को संयमित रखना सिखाए। तभी जो हमारा धम्म है उसका आचरण सही आचरण होगा। वे कहते हैं कि धम्म तभी धम्म होगा जब वो शिक्षा देता होगा, तभी सधम्म होगा जब वो शिक्षा दे, वो हमें कुछ सिखाए। खाली हम किसी को बताने के लिए, केवल अपने ज्ञान को बघाड़ने के लिए हम बात हो, जब हम केवल दूसरों को सिखाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जो बात होगी वो केवल पांडित्य प्रदर्शन होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, मेरे को कितनी सारी मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, मेरे भीतर मैं कितना ज्ञानवान हूँ, मुझे कितनी चीजें आती हैं, तो ये सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन होगा। इसमें जब धम्म हमें शिक्षा नहीं देगा तो ऐसा धम्म जो है केवल पांडित्य प्रदर्शन रह जाएगा, वो सधम्म नहीं होगा। तो धम्म का मूल उद्देश्य हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें ज्यादा बेहतर शिक्षित करे, हमें सिखाए, हमें बताए, सही मार्ग बताए। तो वो वाला धम्म हमें अपनाना है, उस आचरण को अपनाना है कि हम इन विद्याओं को, इन शिक्षाओं को सीखे। उन्होंने बताया कि तरह तरह की विद्या, जैसे हम कुछ धर्म में ये मानते हैं, यदि हम इसको समझे इस तरह से कि हम कुछ धर्म में ये मानते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें या वेद पढ़े होना चाहिए, पर उनका अनुसरण करना, ठीक है, उसमें जो चीजें हैं उनका अनुसरण करना कोई आवश्यक नहीं है, उनको फॉलो करना कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसी शिक्षा को, ऐसी विद्या को उन्होंने व्यर्थ की शिक्षा माना है। उन्होंने कहा है कि ऐसा धर्म जो है व्यर्थ का धर्म है, केवल पांडित्य प्रदर्शन है, जो सही धर्म नहीं होगा। आज भी हम लोग बहुत बार देखते हैं, और ये कमी हम सबके भीतर भी हो सकती है और होती है, हो सकती नहीं है, होती है। मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि बहुत बार हम चीज़ों को जान लेते हैं, परंतु उनको फॉलो करना, उनका अनुसरण करना, सही तरीके से अनुपालन करना, वो उसे करने में है हमें हिचक होती है या कोई व्याधा होती है उसे करने में। और वो बात हम केवल अपने एक पांडित्य प्रदर्शन तक ही रख पाते हैं। तो ऐसा धम्म सही धम्म नहीं होगा। धम्म के आचरण में एक मूल चीज है प्रज्ञा, मूल चीज है शिक्षा, मूल चीज है अनुसरण। इसके आगे वो कहते हैं कि धम्म केवल तभी सही धम्म है जब वो मैत्री में वृद्धि करे, मैत्री की वृद्धि करे। जब हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्रेम जागृत हो, ठीक है, और उनके लिए हमारे जो प्रेम की परिभाषा है, इस विषय पर हम वैसे कई बार बात कर चुके हैं,
उनके लिए जो प्रेम की परिभाषा है वो बहुत अलग है। उन्होंने प्रेम जिस तरीके से आज के समय में प्रेम को बहुत फिल्मी तरीके से दिखाया गया है, तो वो उस फिल्मी प्रेम से की बात नहीं है। यहाँ पर सच्चे प्रेम की बात है कि एक इंसान को, एक मानव को दूसरे मानव के प्रति एक सच्ची मैत्री, एक सच्चा प्रेम रखना चाहिए, उसके दुख सुख का साथी होना चाहिए। और प्रेम को वो परिभाषित करते हैं, ऐसा प्रेम, ऐसी मैत्री जो दूसरे को पीड़ा पीड़ा समझने की, वो दूसरे की पीड़ा समझने को सबसे बड़ा प्रेम। मैं दूसरे के भीतर जाकर, वो ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस अपने भीतर जागृत करना कि मुझे ये एहसास हो कि मैं दूसरे के दुख को खुद महसूस कर सकूं जैसे वो मेरा दुख है। ठीक है, तो ऐसे प्रेम की बात तथागत करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब धम इस तरह के प्रेम को, इस तरह की मैत्री को बढ़ावा देगा, तभी वो सही धम्म है। वो कहते हैं कि अगर हमारे भीतर केवल प्रज्ञा होगी, कभी कभी जो प्रज्ञा के बारे में उन्होंने कहा कि प्रज्ञा एक दुधारी तलवार की तरह काम कर सकती है। विचारशीलता, विचारवान होना हमें एक दुधारी तलवार के की तरह काम कर देगी। मतलब एक डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम डबल एज्ड स्वॉर्ड बोलते हैं, कि दो धारी तलवार है। प्रज्ञा फायदा भी कर सकती है तो वो नुकसान भी बहुत कर सकती है। विचारशीलता जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे काम ही आती हो। विचारशीलता ने बहुत से नुकसान भी पहुंचाए हैं। बहुत से लोग अपनी ज्ञान को, अपनी विचारशीलता को शोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण का एक बेटर सिस्टम बना सकें। और जैसे हम अपने आसपास की व्यवस्थाएं देखते हैं, जैसे हम अपने आसपास भेदभाव की एक व्यवस्था देखते हैं, जो मुझे लगता है कुछ लोगों की विचारशीलता का, ठीक है, उनके विचारवान होने का ही रिजल्ट है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे बहुत से लोगों को भेदभाव का हमारे आसपास हम सिस्टम देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम दिखाई देता है, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम दिखाई देता है हमारे आसपास। हमें लिंग के आधार पर एक डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम, भेदभाव का सिस्टम दिखता है। तो ये जो सिस्टम है, अगर इसे ध्यान से देखें तो निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज होगा, किसी न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार की उपज होगा। ठीक है, किसी ने जरूर सोचा होगा कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि अच्छा बुरा, कि ये लोग मतलब जैसे हम पुरुषों और महिलाओं की बात करते हैं तो हमने एक भेद खड़ा कर दिया कि पुरुष जो है अच्छे होते हैं, पुरुषों को अलग उनके अलग अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार अलग हैं। या जाति के अंदर हमने ये डिवाइड कर दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अधिकार अलग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अधिकार। तो अगर हम देखें कि ये जो सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं, ये भी निश्चित रूप से किसी प्रकार की विचारशीलता के प्रोडक्ट है। ठीक है, विचारों के प्रोडक्ट है, पर वो अच्छे विचार नहीं है। ठीक है, वो ऐसे विचार नहीं है जिनमें शील हो, जिनमें मैत्री हो, जिनमें करुणा हो। तो ये विचार है, और ऐसे विचार हैं जो बहुत पावरफुल विचार हैं, जिनको आज हम देखते हैं कि हजारों सालों से एक व्यवस्था बनी हुई है, कुछ लोगों को उसमें लाभ है और बहुत सारे लोगों को हानि है, परंतु और एक शोषण का व्यापक सिस्टम बन गया है। तो वो ये जो प्रोडक्ट है, ये निश्चित रूप से किसी ना किसी विचारशीलता का प्रोडक्ट है। पर हमेशा जो विचारशीलता होती है, विचारवानता होती है, ये अच्छी चीज लेकर आए, ये आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि धम्म ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रज्ञा हो,
जिसमें पर खाली प्रज्ञा होना ही काफी नहीं है, प्रज्ञा के साथ उसमें शील होना चाहिए, प्रज्ञा के साथ मतलब उसके अलावा धम्म में मैत्री होनी चाहिए, धम्म में करुणा होनी चाहिए। बिना इन सब चीजों के प्रज्ञा व्यर्थ है, वो एक दुधारी तलवार की तरह काम कर सकती है, वो फायदा करने की बजाय ज्यादा नुकसान कर सकती है। वो कहते हैं कि हमारे भीतर मैत्री होनी चाहिए, हम खाली विचारवान हैं वो काफी नहीं है, हमें दूसरों का दर्द समझने की शक्ति होनी चाहिए। हमारा धम्म तभी सही धम्म है जब वो हमारे भीतर शील का को बढ़ावा दे। शील को उन्होंने 5 शील उन्होंने व्याख्या भी दी कि किस तरीके के शील हमारे भीतर होने चाहिए कि हमें किसी को हर्ट करने में, किसी को हताहत करने में, चोट हम ना पहुंचाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, जानकर सोचकर हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा ना करें। और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से हमें सच बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को हर्ट ना करे। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो झूठ का प्रसार करती हो, जो गलत का प्रसार करती हो। तो ऐसी वाणी को हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे बहुत से शील हमें तथागत ने बताए हैं। तो जो पंचशील है, जो तथागत का आष्टांगिक मार्ग है, वो इसी रास्ते को, इसी धम्म के इसी रास्ते को बताता है। वो बताते हैं कि धम्म में शील का होना बहुत आवश्यक है, बिना शील के कोई लाभ नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि खाली शील का होना भी काफी नहीं है, शील के साथ साथ उसमें करुणा का होना भी अनिवार्य है। मैत्री करुणा होना भी अनिवार्य है। बिना करुणा के, बिना इस फीलिंग के, और मैत्री को उन्होंने परिभाषित किया है जब हम दूसरे इंसानों के प्रति एक भाव रखते हैं। करुणा के लिए वो कि हमें सभी के प्रति, ठीक है, हमारे भीतर सभी के प्रति, जो भी हमारे साथ है उसके प्रति हमारे भीतर एक दर्द का एहसास होना चाहिए, करुणा का एहसास होना चाहिए कि हम उनके दर्द को समझ सकें। और वो कहते हैं कि धम्म का जो उद्देश्य है, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा जो धम्म है, धम्म का केवल यही उद्देश्य है कि दरिद्रों का, इसीलिए तथागत के जो हमारा जो धम्म है, इसमें हमें फालतू की बातों पर चर्चा नहीं मिलती। हमने अभी तक शायद ये नहीं पढ़ा होगा कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम आत्मा कैसे होती है, हम जब मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इस धरती को किसने बनाया, ऐसे किसी भी सवाल की चर्चा हमें धम्म में दिखाई नहीं देती, क्योंकि धम्म का उद्देश्य ये है ही नहीं। धम्म का जो उद्देश्य है वो है कि कैसे हम इस धरती पर जो व्याप्त दुख है, जो व्याप्त अव्यवस्था है, जो व्याप्त कष्ट है, उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसे न्यूनतम कर सकते हैं, कैसे उसका निरोध कर सकते हैं, यही धम्म का उद्देश्य है। तो वो कहते हैं कि हमारे को जो धम्म का मूल उद्देश्य यह है कि हमें दरिद्रों की, जो भी कमजोर हैं, जो असहाय हैं, जो आरक्षित हैं, जिनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, उनकी रक्षा करना, ये धम्म है। हम ऐसे लोगों की रक्षा करें जिसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। हम ऐसे लोग जिनके पास सहायता नहीं है, जो असहाय हैं, उनकी सहायता करना, ये धम्म है। दरिद्रों की सेवा करना, ये धम्म है। तो ये धम्म की प्रेरणा, ऐसे धम्म की प्रेरणा हमें तथागत देते हैं कि ऐसा होलसम धम्म, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि हमारा जो आचरण होगा, उस आचरण के अंदर कई चीजें एक साथ मौजूद होनी चाहिए।
हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रज्ञा हो, यानी विचारशीलता होनी चाहिए, जिसमें शील हो, हमें शीलवान होना है। खाली विचारशीलता काफी नहीं है, हमें शीलवान बनना है, शील का अनुसरण करना है। हमारे भीतर करुणा होनी चाहिए, हमारे भीतर मैत्री होनी चाहिए। यदि ये सारी चीजें हमारे साथ होंगी, तभी हम सही धम्म का अनुपालन करेंगे, तभी हम सधम्म का अनुपालन करेंगे। ये शिक्षा हमें तथागत से मिलती है। इसी आचरण को इसी आचरण को हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जीवन में, हमें निश्चित रूप से ऐसा लग सकता है, बहुत बार ऐसे चैलेंजेस हमारे भीतर आ सकते हैं कि ये जो रास्ता है इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। ये जैसा हमने कहा कि ये कुशल कर्म हो सकता है हमें ऐसा लगे कि इससे हमें व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे ये हमारे कुशल कर्म संचित होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, और एक दिन व्यापक रूप से हमारे आसपास दिखाई देंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, और बस यही दोहराता हूँ कि धम्म धम्म कुछ भी नहीं है। धम्म है प्रज्ञा का मार्ग, धम्म है शील का मार्ग, धम्म है मैत्री का मार्ग, धम्म है करुणा का मार्ग। आप सभी ने मुझे समय दिया, मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें कुशल कर्म और धम्म का आचरण समझाया है। मैं इसी कड़ी में श्री एमसी चवरिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि आपकी बात बीच में रह गई थी। श्री एमसी चवरिया जी। धन्यवाद भीम सिंह जी। साथियों, मैं तो यही ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए, हम ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो तथागत ने जिस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़े सिंपल शब्दों में बहुत स्पष्टता से कहा है, वो ये कहा है कि किसी भी बात को आप इसलिए मत मानिए कि उसे कौन बोल रहा है। उन्होंने स्वयं के बारे में भी कहा है कि इसलिए भी मत मानिए कि मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उसे आप अपनी बुद्धि के विवेक के अनुसार तोलिए कि क्या बात में जो बात कही जा रही है वो वास्तव में सही है। तो यहाँ भी ये चीज लागू होती है कि जो बात अभी बहुत विस्तार से डॉक्टर प्रवीण ने हमें बताई, या इससे पहले की चर्चाओं में भी जो होती है, तो हमें एक तो ये समझना है इस बात को खुद अपना जो प्रोसेसर है बुद्धि उसमें डाल के कि जो बातें कही जा रही हैं क्या ये रिलेवेंट है, ये वास्तव में सही है। तो हमारा दिमाग खुद हमें जवाब देता है कि जो बात कही जा रही है इनका मीनिंग है, इनका मतलब है, ये वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया उसे हम मान लें जो हमें जमता नहीं। बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चर्चाएं विभिन्न धर्मों के जरिए, बिना धर्म के भी आम आदमी करता है, कई जगह लिखा भी मिलता है, जिसको आप जब तथ्य पे जाएंगे, तर्कपूर्ण देखेंगे, तो वो आपको खुद समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है विश्वास के साथ कि ऐसा हुआ है या ऐसा करिए तो ये होगा। तो यहाँ जो कुछ भी बात कही जा रही है हम, वो ये है कि उससे हमें फर्क पड़ता नजर आता है। हमें समझ में बात आती है कि अगर हम कुशल कर्म करेंगे या कोई भी दुनिया का धर्म है, धर्म की जो परिभाषा है कि हम व्यवहार अगर ऐसा रखें, कार्य ऐसे रखें जो हमारे लिए, हमारे परिवार समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी होगा, तो निश्चित तौर पे वही सच्चा धर्म है। ये बात हमें समझ में आती है। तो मेरा कहना एक तो ये है साथियों कि ये जो बात हम यहाँ सीखते हैं, समझते हैं, जब ये बात परत दर परत हमारे दिमाग में बार बार जाती है तो वो मजबूत हो जाती है, वो विचार मजबूत होता है। और जब वो विचार मजबूत होता है जिस पे हम विश्वास करते हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम जहां भी हैं, क्योंकि मैं अगर बात करूं साथियों, तो एक हफ्ते के अंदर अगर टोटल 24 घंटे पर डे के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लें, तो एक अच्छा खासा समय है जो हम समाज में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ही रहते हैं, चाहे परिवार के बीच में, समाज के बीच में। आजकल अगर फिजिकली नहीं है तो डिजिटली जुड़े हुए हैं,
जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों के बीच में ही होते हैं। तो जो बात हम यहाँ सीख रहे हैं और हमारा दिमाग जिस बात को मान रहा है, उसका हमें अपने शब्दों में चर्चा करनी चाहिए हर जगह जहां भी हम रहते हैं। हमें पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि ये सारी बात जो है हो रही है एज इट इज किसी को सुनानी है रट के, परंतु वो जो विश्वास पैदा हो रहा है हमारा धर्म के प्रति, कुशल कार्यों के प्रति, अपनी एक जिम्मेदारी जो समाज के प्रति है, मानवता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम महसूस करते हैं डिस्कशन के समय, वो जो विश्वास हमारा बनता जा रहा है, उस विश्वास को हमारा सबका उत्तरदायित्व है कि हम लोगों में धीरे धीरे उसका डिस्कशन करें। उससे हम किसी से भिड़े नहीं, कोई नहीं मान रहा है तो ऐसा नहीं कि उससे हम भिड़ जाएं, परंतु हम अपनी बात को शालीनता से, धैर्यपूर्ण, तर्कपूर्ण तरीके से रखने की आदत डालें। ये मेरा कहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करते होंगे, आप जरूर ऐसा ही करते होंगे ज्यादातर साथी, पर मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि हमारा सबका उत्तरदायित्व है, मेरा ये सबसे ज्यादा मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं जो चीजें यहाँ से सीख रहा हूँ वो चीजें हम लोगों से डे बाय डे की लाइफ में छोटी छोटी अपने शब्दों में लोगों को ये बात कहें कि भाई ये क्यों जरूरी है, कि जैसे लोग बोलते हैं ना मेरे एक काम करने से क्या फर्क पड़ता है, ये अक्सर सुनने को मिलता है। तो हम बता सकते हैं कि एक व्यक्ति के कार्य करने से ही तो फर्क पड़ता है, जिसको भी बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि ये जो इतनी बड़ी समस्या आज प्रदूषण की हमें नजर आती है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, है ना, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, ये एक एक व्यक्ति ने ही तो क्रिएट की है। कोई एक आदमी तो ऐसा है नहीं, जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि बहुत शक्तिशाली कोई व्यक्ति है जिसने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये सब हम छोटे छोटे कार्यों से ही ये परिणाम आ रहे हैं। तो जिस प्रकार ये छोटे छोटे कार्य करके परिणाम, नकारात्मक परिणाम हमें दे रहे हैं, वैसे ही हम जानते हैं कि छोटे छोटे कार्य करके सकारात्मक परिणाम आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गंदगी फैला देते हैं, है ना, हमें स्कूलों में सिखाया जाता था जब हम छोटे थे, आजकल तो शायद उस तरह की एक्टिविटी स्कूलों में नहीं होती हैं, बहुत प्रोफेशनल हो गए स्कूल। और हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभी एक पीरियड ऐसा भी होता था जिसमें जो स्कूल का ग्राउंड होता था, सब बच्चों को उसे साफ करना होता था। मतलब उसमें कागज पड़ा है, पत्ता पड़ा, उसको बीन के इकट्ठा करके एक जगह हम इकट्ठा करते थे। यानी कि वो जो वह गंदगी इकट्ठा हो गई है, कागज पड़े हैं, पत्ते पड़े हैं, या कुछ भी ऐसी चीज अनवांटेड जो पड़ी है, वो उठा के उस फील्ड को, ग्राउंड जो खेलने का ग्राउंड है, उसको साफ करा दिया जाता था। यानी कि वो छोटा छोटा सा आपने काम किया, बड़ा काम हो गया। तो वो जो व्यक्तिगत चीजें हमें सिखाई जाती थी वो आज भी हमारे जीवन में लागू होती हैं। मुझे लगता है कि हम सबका ये उत्तरदायित्व बनता है। और दूसरा कि जब हम लोगों से ये बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी हमारी बात को तुरंत मान लेगा। अगर वो मैच्योर है तो वो मान लेगा, नहीं है तो वो आर्गू करेगा, अपना कोई ऐसा उसके बदले में कोई काट करेगा, अपनी कोई बात करेगा। तो हम जितनी क्षमता है उतनी बात करें और फिर कोशिश करें कि उसको ज्यादा जानकारी के लिए कनेक्ट करें इस प्रोग्राम से। उसको बोलें कि अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं इस विषय पे, और भी आपकी कुछ उत्सुकता है, तो आइए संडे के दिन एक घंटे का समय निकालिए, हम 8 से 9 बजे तक वहां मिलते हैं, सब लोग मिलकर अपने विचार रखते हैं। आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और कुछ लोगों को सुनने का भी मिलेगा। जब हम किसी विषय पे चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी कुछ लोगों को सिखा पाएंगे और आप भी सीख पाएंगे। ऐसा कह के हम यहाँ लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्योंकि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो इसे डॉक्टर प्रवीण या भीम सिंह जी करेक्ट करेंगे कि क्या मैं वास्तव में ठीक कह रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए। मैं तो अपना एक विचार दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये विचार मान्य भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों से चर्चाएं करें छोटी छोटी और फिर लोगों को यहाँ कनेक्ट करें, तो ये जो हम बातें कर रहे हैं इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। और बूंद बूंद करके जैसे सागर भरने की बात हम सब जानते हैं, यहाँ भी हम अपने इस विचार को बढ़ा सकते हैं। और जब ये विचार बढ़ेंगे, वही हमारा मूल उद्देश्य भी है शायद, कि ज्यादातर लोगों को ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, लोग इस बात को समझें। और जब हम अपने परिवारों में, समाज में इस बात की चर्चा धीरे धीरे ज्यादा लोग करने लगेंगे तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव होने लगता है। जो चीज दिखती है वो बिकती है, तो ये परचेज के कॉन्टेस्ट में है, लेकिन वास्तव में जो चीज दिखती है, जो चर्चा होती है, उसे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हर आदमी R&D नहीं करता, रिसर्च नहीं करता। कुछ लोग हैं जो विचारों पे रिसर्च करते हैं, कुछ लोग हैं जो सेट करते हैं एक फॉर्मेट, और ज्यादातर लोग कॉपी करते हैं। तो ये सब साथी, मैं अपनी बात को यहीं विराम भी दूंगा, ये सब साथी जागरूक साथी हैं जो सुबह उठते हैं और संडे के दिन कनेक्ट करते हैं अपने आप को, ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं।
तो हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम लोगों को एक पाथ दें, एक रास्ता बनाएं। साथियों, जिस तरह जंगल में कोई पहला व्यक्ति होता है जो एक पगडंडी पे चलता है, फिर कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली वो एक ऐसी पगडंडी बन जाती है जिस पे बिना किसी जाने अनजान आदमी भी उसको मालूम होता है ये रास्ता जाने का है और उसको फॉलो करता है। मुझे लगता है कुशल कर्म और धम्म का भी यही रास्ता है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा सजग होते हैं वो उसको थोड़ा सा और बताते हैं लोगों को, और धीरे धीरे वो रास्ता बन जाता है जिसपे एक आम आदमी फॉलो करके समाज का भी कल्याण करता है, परिवार और इस मानवता के कल्याण में सहयोगकारी होता है। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय भीम। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। पिछले 7-8 महीने से हम लोग प्रत्येक रविवार 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ आप सभी के साथ होते हैं। साथियों, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिलाना एक। यानी हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है और कारण के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं। साथियों, हम लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं उसका भी कारण है कि आज हमारे मानव समाज में कहीं न कहीं सही आचरणों की कमी है, सही नैतिक शिक्षा की कमी है। इस सही आचरण, सही नैतिक शिक्षा की जानकारी उसका अध्ययन हेतु हम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। साथियों, केवल हम अपने लिए ना जुड़ें, बल्कि सभी अपने आस-पड़ोस वाले या मित्रों को या अच्छी चीज़ें पहुँचाने का, सही आचरण पहुँचाने के लिए हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस ज़िम्मेदारी को हम सभी निभाएँ। संगठन को मजबूत करने की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इस ज़िम्मेदारी को हम सभी लोग निभाएँ। साथियों, हमारे साथ-साथ में 6 महिला शक्ति भी जुड़ी हुई है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस महिला शक्ति से जो हमारे साथ निरंतर जुड़ी हुई है, काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, वो भी अपनी बात रखने के लिए समय लें। अपनी बात इस सशक्तिकरण संवाद में पूरा 1 दिन लें। हम लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं क्योंकि महिला शक्ति जो है ना इस एक मतलब युग बदल सकती है। एक विचारों को बदलने में अहम भूमिका निभाती है। तो साथियों, मैं हमारे पास समय है अभी, हमारे साथ जुड़ी हुई सभी महिलाओं, बहन-बेटियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया इस धम्म आचरण पर आप अपने विचार व्यक्त करें। कोई भी बहन जो इस धम्म आचरण पर अपनी बात रखना चाहती है, वो स्वयं आगे आए। हमारे साथ भारती जी, दीपा वरुण जी, गीता जी, प्रियांशी जी, सरिता जी, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी अपनी बात रखे, स्वयं आगे आए, क्योंकि आप लोगों के विचार हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। सर ने जो आज बात कही बहुत ही बढ़िया तरीके से कही और हम इसका अनुपालन करेंगे धम्म के मार्ग पर चलकर और सभी को बताएंगे कि धम्म का प्रचार प्रसार भी करें और इसका प्रयासरत रहेंगे सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक बहुत ही गंभीर बात है। आज डैन परिवार के संस्थापक स्वयं अस्वस्थ होते हुए भी 1 घंटा हमें दे रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर है, मतलब ज़रूर है साथियों। हम इस मतलब को समझें, उस स मतलब उनका जो मतलब है, जो इतने अस्वस्थ होते हुए भी हमें दे रहे हैं, उसको हमें विचार करना चाहिए। तो साथियों, कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो इस पर अपनी बात रखें धम्म के आचरण पर। सर एक मेरा प्रश्न है। आप सोचेंगे कि हर संडे को आप प्रश्न ही करते रहते हो, तो मेरे दुविधा है एक सर। जी क्या मैं सर, पूछ सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल प्रश्न करना अच्छी बात होती है। सर एक जो सधम में सर ने बताया कि हमारे विचारों पर संयम रखना सिखाती है। सधम जो है हमारे विचारों को संयम रखना सिखाती है। तो मतलब इस आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली हम
संयमी नहीं है। और खुद मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर संयम नहीं है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी बोल देता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। तो उस पे कैसे संयम रखें, अपने गुस्सा एंगर पे कैसे कंट्रोल करें सर? जी, इसके लिए डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर प्लीज आप दीपक जी के सवाल का जवाब देने का कष्ट करें। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, मैं किसी और काम में भी व्यस्त था। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने विचारों पर संयम रखना हमें सीखना है सधम से। व्यवहारिक तौर पे मैं थोड़ा क्रोधित हो जाता हूँ। एंगर मेरे अंदर है कि मैं क्रोध में कुछ बोल देता हूँ। तो उस पे कैसे संयम रखें, या कोई भी बात बोले तो उसे कैसे नियंत्रण अपने आप पे रखें? जैसे हमारे अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है, जैसे मैं सीधा चल रहा हूँ, अगर बोले नहीं आप सीधा न चलो ऐसे चलो, तो मुझे लगता है कि मेरे पथ से ये मुझे भटका रहा है, मुझे क्रोध आता है। उस पे कैसे नियंत्रण करें, कैसे संयम रखें? दीपक, इस सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, पर ये नहीं कह सकता कि इस जवाब को मैंने पा लिया है, क्योंकि जिस समस्या को आप कह रहे हैं, कभी कभी मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि ये समस्या मेरे खुद के भीतर भी रहती है। मतलब यही बात मैं दोहराऊंगा कि हम लोग जो तथागत की बात है, विचार है, अभी हम उनको जानने की स्थिति में हम उन्हें जान रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फिर भी आपका सवाल है तो मैं उसका जवाब जैसा मुझे पता है वो बताता हूँ कि जो हमारा ध्यान है, ठीक है, धम्म में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है ध्यान, ठीक है, मेडिटेशन, कि हमें ध्यान की स्थिति में रहना है। जब हम धम्म को सही तरीके से समझ लेंगे और सही प्रकार से उसका अनुपालन कर लेंगे, तो ये सारी समस्याएं हमारे भीतर से अपने आप खत्म हो जाएंगी। पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी, पर हमारे अंदर बहुत हद तक हमें ये एहसास हो जाएगा। तो उसमें हमें धम्म को पूर्णतः समझना होगा कि धम्म क्या है, धम्म कैसे काम करता है, धम्म में ध्यान का, ठीक है, कि हम अपने चित्त को कैसे शांत रखें। जब हम इन सारी जैसे आचरण में बहुत सी चीज़ें आएंगी, और मैं ऐसा करूँगा अगले सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में कई चीज़ें अभी केवल शुरू हो पाई हैं, तो अगले सेशन में हम इस आचरण पर ही बात करेंगे और उसमें इसी सवाल को आगे ले लेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को अधिक संयमित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे संयम रख सकते हैं। ठीक है जी सर, बिल्कुल। हमारा जी जी बोलिए। जय भीम सर। जय सर भीम जी। मैं प्रवीण सर से इतना प्रभावित हूँ सर कि इतना कुछ मैनेज कैसे कर पाते हैं, वो भी इतना दिल से। कोई पता है सर इतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो ये बहुत सोचने लायक की बात है कि सर इतना कैसे कर लेते हैं। तो मैं तो सर बहुत बहुत आभारी हूँ सर की, और आप सभी की भी। और जैसा सर बोलते हम लोग वैसा ही करेंगे सर। और थैंक यू वेरी वेरी सो मच सर, कि शब्द नहीं है मैं क्या बोलूं क्या नहीं सर के लिए। तो मुझे आ रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। भीम सिंह जी, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं दीपक के प्रश्न पे 10-20 सेकंड में शॉर्ट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत बेहतरीन तरीके से वैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि हम सब लोग सीख रहे हैं और ये प्रक्रिया है। हम लोग कोई भी संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ये गलती मानव स्वाभाविक गुण है कि जब कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होती तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमें कोई गलत सिद्ध करने की बात करता है हमें अच्छा नहीं लगता। ये सबके साथ होता है। सिर्फ रिएक्ट करने को नियंत्रित करना ही वो प्रक्रिया है अपने किसी भी व्यवहार को, जो हम सीखते हैं। और सभ्य समाज में हम सारी चीज़ें ऐसे ही सीखते हैं। जब एक बच्चा होता है तो जैसा होता है वैसा रिएक्ट करता है वो, फिर उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं करना है, संतुलित करना है। तो ये जो गुस्से की बात दीपक ने बोली, ये सबके अंदर स्वाभाविक गुण है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ इसको नियंत्रित करना सीखना पड़ता है धीरे धीरे। और मैं केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप देखेंगे अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो अभी दूसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ रहा है,
और आपको वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किसी बात पे गलत सिद्ध करता है, वो कहता नहीं नहीं ये जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, मेरी मैम तो ये कहती है। तो आप देखिए कभी भी आपको उस पर गुस्सा नहीं आता बच्चे के ऊपर, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपको गलत बोल रहा है और एकदम आप उस पर भड़क जाएं। आपको लगता है कि यार ये भोला है, इसको पता नहीं है कि जो ये बात कह रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे एक छोटा बच्चा है जो बहुत मतलब अभी फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहा है, वो ये जानता है बड़ी फिगर में से छोटी फिगर घट सकती है। वो बोलेगा 4 में से 3 माइनस हो सकता है, लेकिन 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, और इस पर बड़ा वो कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन आपको जब अगर वो एक बोले कॉन्फिडेंस कि नहीं अंकल या नहीं भैया 5 में से 3 तो नहीं, 5 में से 3 घट सकता है लेकिन 3 में से 5 नहीं घट सकता है, तो आपको गुस्सा नहीं आता उस पर, उसके भोलेपन पे, उसकी अज्ञानता पे। ये लगता है कि इसको भी पता नहीं है। आप कोशिश करते हो कि उसके लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करते हो, भले वो समझे या नहीं समझे, लेकिन गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। ऐसे ही जब कोई सामने वाला आदमी आपकी किसी बात को काटता है, तो आप ये समझिए वो उम्र में, पद में, किसी चीज में आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट पे शायद उसको इतनी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो आपकी बात को काट रहा है या आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। पर क्योंकि आपको विश्वास है अपनी बात के ऊपर, आप उस सोर्स के ऊपर जहां से वो जानकारी आपको मिली है, तो आपको नाराज नहीं होना है, क्योंकि वो आपसे उस मामले में बड़ा नहीं है। ऐसा मुझे लगता है, और हम इस तरह से सोचेंगे तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। साथियों, हमारा समय समापन पर आ चुका है। किसी साथी का कोई विशेष बात रखनी हो तो अपनी बात रख सकता है साथियों। अगर नहीं तो साथियों, आप सभी की तरफ से मैं आज के इस सशक्तिकरण संवाद को यही समापन के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा, पूछता हूं सर, क्या आज के इस सशक्तिकरण संवाद को यही समाप्त कर सकते हैं? जी, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय मेरी ओर से। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।